यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके बायोलॉजी सीरीज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम संघ कोर्डेटा को जानेंगे। संघ कोर्डेटा, जिसमें हम आप इससे पहले हम आपको बताए हैं संघ पोरीफेरा के बारे में, संघ सिलिंड्रेटा के बारे में, प्लेंटीहेल्मिन्थीज हो गया, एस्केल्मिन्थीज हो गया, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, मोलस्का हो गया। आज हम कोर्डेटा को समझेंगे। अर्थात इतनी चीज़ों को हम समझ लिए हैं, लेकिन उस समझ से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको बार-बार रिवाइज करना चाहिए। और रिवाइज के लिए हम आज 2 प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। शायद आप इस 2 प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम होंगे, तो हमें लगेगा कि नहीं, वाक़ई में आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो आप हमको बताएँगे, पहला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? भिन्न को चुनना है। पहला ऑप्शन आपका है चींटी है, दूसरा है आपका मधुमक्खी, और तीसरा आपका है दीमक। बताइए कौन भिन्न है इसमें? क्या है भिन्न? चींटी भिन्न लग रहा है, तो किस कारण से लग रहा है? क्या कारण है कि चींटी भिन्न है? ये बताइए। तो ये इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ की जानकारी आपको अच्छे से समझ की होनी चाहिए, और उसके लिए वीडियो को आपको आसानी से और समझ के देखना चाहिए। इसमें आंसर होगा, राइट आंसर चींटी ही होगा। सर, चींटी एक जंतु प्राणी है, जंतु है। क्या है? लेकिन ये दोनों आपको कीट के अंतर्गत रखा गया है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन कीट है या कौन जंतु है। ये पूछा जा सकता है। ध्यान रखें, या कीट नहीं है, ऐसे करके भी प्रश्न इसको बनाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कीट है और ये आपके जंतु है। ये ध्यान रखेंगे। कीटों में हमने पाद और पंख की बताए हैं संख्या। क्या आप बता सकते हैं कि कितने पंख होते हैं कीटों में? पंखों की संख्या क्या होती है? 4 पंख और 6 पाद होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न और हम बताएंगे, यहाँ से आप फेल हो गए हो, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपने जवाब सही से नहीं दिया है, क्योंकि आप वीडियो के रिवाइज सही से नहीं कर रहे हैं। अगर सही से नहीं कीजिएगा, यही प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, आपसे बनेगा नहीं। अगला प्रश्न एक और पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन भिन्न है? ये 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। या तो आपके रीजनिंग में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, या तो आपके क्या कर रहे हैं, जीके जीएस में भी प्रश्न आते हैं। ज्यादातर ऐसे साइंस से रीजनिंग बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में, फिर से हम वही प्रश्न लिख रहे हैं। निम्न में कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? पहला है स्टार फिश, दूसरा है सिल्वर फिश, और तीसरा है आपका कटल फिश। बताइए भिन्न कौन सा है, ये बताइए। स्टार फिश, सिल्वर फिश और कटल फिश। अभी देख के बोलना नहीं है, ठीक है? बिना देखे बोलना है। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश क्यों अलग है बताइए? देखिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये दोनों एक है और ये कटल फिश आपका अलग है। अब क्यों कटल फिश अलग है? क्योंकि इनका संघ एक है और इनके संघ अलग है। कटल फिश को हम किस संघ में पढ़ाए हैं पता है? किसमें? ये दोनों आपको इकाइनोडर्मेटा का है, और ये दूसरे संघ का है, ठीक है? इकाइनोडर्मेटा का ये दोनों आपको आता है सिल्वर फिश और स्टार फिश, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये दूसरे संघ का है, इसलिए संघ में कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और ये ध्यान नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न आप सही से जवाब देने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप वीडियो सही से नहीं देख पा रहे हैं। वीडियो देखिएगा तभी जाकर के आपको नॉलेज होगा, और ऐसे प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना होते हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे संघ कोर्डेटा के बारे में। संघ कोर्डेटा आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में भर भर के पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि सारे संघों में से
अगर कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैंने 2 प्रश्न का जो जिक्र किया है वो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम पहले क्लियर कर दिए। ठीक है। बस यही जो चैप्टर अभी हम प्राणी विज्ञान पढ़ा रहे हैं वही से किए हैं। ठीक है। और अभी हम प्राणी विज्ञान ही आगे संकोडेटा है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसी की चर्चा आज हम अभी करेंगे। संकोडेटा की बात करें तो इसमें इस जो है ना इसको 13 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से 5 भाग जो है ना महत्वपूर्ण है, जिसमें से हम पहला भाग आपको मत्स्य वर्ग बताएंगे, मत्स्य वर्ग। दूसरा भाग आपको बताएंगे हम मत्स्य वर्ग के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग बताएंगे। उसके बाद है अस्तनी वर्ग बताएंगे या मैमल्स इसको बोलते हैं, अस्तनी या मैमल्स। सरीसृप है चौथा आपका, सरी सरीसृप। उसके बाद 4 और 5वां आपका हो जाएगा एबीज वर्ग, एबीज 5वां हो जाएगा एबीज। तो इस तरह से ये 5 वर्ग आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान रखना है। मत्स्य वर्ग की बात करें तो असमतापी होता है यह। असमतापी का क्या मतलब होता है, असमतापी का क्या मतलब होता है ये मैं आपको पहले समझा दूं। इसके टेम्परेचर जो है आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बदलते रहते हैं, अर्थात कहने का मतलब है समान टेम्परेचर नहीं रहता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं असमतापी। इसमें टेम्परेचर जैसे ठंडा आएगा तो एकदम इसका शरीर ठंडा हो जाएगा, गर्मी रहेगा तो इसका शरीर एकदम गर्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ जंतुएं ठंडी में विलुप्त हो जाते हैं और गर्मी में आ जाते हैं, कुछ ठंडी में आ जाते हैं तो गर्मी में विलुप्त हो जाते हैं, मतलब वो दिखते नहीं है। इसका रीजन यही होता है कि जंतुएं समतापी और असमतापी है। हम लोग का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, इसलिए हम लोग समतापी के अंतर्गत आते हैं। तो हाँ, इसलिए ध्यान रखेंगे कि हम लोग समतापी के अंतर्गत आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये एक असमतापी है, और समतापी से क्या मतलब होता है मैंने बता दिए। और इसमें सबसे खास इंपॉर्टेंट बात एग्जाम की दृष्टि से 2 चेंबर होते हैं। 2 चेंबर का मतलब 2 बेस्म है इसमें, अर्थात द्विबेस्मी है। मत्स्य वर्ग में जो भी है वो द्विबेस्मी है और दोनों के दोनों चेंबर में अशुद्ध रक्त का पंपिंग होता है। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको ध्यान रखना है कि अशुद्ध रक्त का इनके जो चेंबर हैं ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब इनका रक्त में पंपिंग जो होता है ये हृदय में वो होता है आपका अशुद्ध रक्त। ठीक है। श्वास लेने के लिए इसमें गिल्स होते हैं, जैसे कि मछली आप गिल्स से सांस लेता है। जल में जो ऑक्सीजन होता है उसी ऑक्सीजन को वो ग्रहण करता है। याद रखना, वायुमंडल के ऑक्सीजन से वो सांस नहीं लेता है, बल्कि जल में घुले हुए वो अपने अंदर पहले जल लेता है। जैसे ही उसके अंदर जल होता है वो गिल्स क्या कर देता है, ऑक्सीजन को और जल को अलग कर देता है, जिसके कारण वो सांस ले पाता है। इसीलिए जलीय जीव को हम जल से निकालते हैं तो वो मर जाता है, कारण इसका यही होता है। ठीक है। कुछ मछलियां में कंकाल नहीं होते हैं। कंकाल नहीं होने का मतलब है कि उसमें रीढ़ का हड्डी नहीं होता है। जैसे में आप अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो शार्क कहिए, शार्क में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। वही आपको शार्क के साथ साथ आपको समुद्री घोंघा जो एक मछली है, इस बात को ध्यान रखें। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन मछली नहीं है या मछली है, तो समुद्री घोंघा, समुद्री घोंघा जिसको हम कह रहे हैं, ये समुद्री घोंघा आपका ये मछली है। इस बात को ध्यान रखें, घोंघा नहीं है। निम्न में कौन घोंघा का उदाहरण नहीं है, तो समुद्री घोंघा। ठीक है। ये एक क्या है, मछली है। डॉग फिश, डॉग फिश एक मछली है। याद रखें, डॉग फिश, डॉग फिश एक मछली है क्योंकि ये एक मछली मत्स्य वर्ग में आता है। आगे समझ में। अब मच्छरों को एक नियंत्रण करने वाला गंबूसिया को याद कर लीजिए, गंबूसिया। इससे आपका काम मत्स्य वर्ग से चल गया। इतना बात आपको ध्यान रखना है, डॉग फिश को याद रखना है, गंबूसिया को याद रखना है, समुद्री घोड़ा को याद रखना है, शार्क को याद रखना है। इन तीनों को कंकाल नहीं होते हैं, 2 चेंबर होते हैं, अशुद्ध रक्त का वाहन होता है। मे भी इतना बात अगर आपको याद है तो आपके एग्जाम में। और गंबूसिया को क्या क्यों याद रखेंगे, क्या? हाँ, ये उसके उदाहरण है जिसमें कंकाल नहीं होते। आगे समझ में। और दूसरी बात यह है, गंबूसिया, गंबूसिया मछली को क्या करता है, मच्छर को एकत्रित करता है, अर्थात उसके लार्वा को खा जाता है।
तो मे भी हमको मत्स्य वर्ग समझ में आ गया। अब हम एम्फीबिया वर्ग को समझेंगे। एम्फीबिया वर्ग जैसा कि आप पहले से भी जान रहे हैं एम्फीबिया, लेकिन पादपों में एम्फीबिया आपको ब्रायोफाइटा को कहा गया। हम पीछे पढ़े हैं कि पादपों में जो एम्फीबिया है वो ब्रायोफाइटा है, लेकिन प्राणी विज्ञान में एम्फीबिया उभयचर जिसको हम कह रहे हैं, मतलब एम्फीबिया बोले या उभयचर बोले दोनों एक ही शब्द है। ये भी असमतापी है। जिस तरह से मैंने इस वाले को बताया असमतापी, तो असमतापी ये भी है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। असमतापी का क्या मतलब होता है मैं ऑलरेडी आपको अभी बताया हूं, ठीक है। ज्यादा बार इसको बोलने से अच्छा है कि आप इसको दोबारा देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें श्वसन की जो होता है, श्वसन जो होता है वो क्लोम भी होता है और फेफड़ा भी होता है। इस बात को ध्यान, त्वचा भी होता है, मतलब सभी से ये सांस ले लेते हैं। यही कारण है कि ये जल और स्थल दोनों पर सरवाइव कर पाते हैं, अर्थात रह पाते हैं। हाँ, एम्फीबिया। और ये बात ध्यान रखना है कि ये द्विवेशमी है, तो वही ये तीन वेशमी है। जो आपका एम्फीबिया है वो तीन वेशम वाले हैं, मतलब तीन चेम्बर इसके हृदय में होते हैं। और ये पूछा जा सकता है जब तीन चेम्बर है तो निलय और अलिंद चेम्बर का नाम होता है। दो अलिंद और दो निलय हम लोगों के चेम्बर में है, तो उसके चेम्बर में आखिर एक निलय और दो अलिंद होगी, ठीक है। तो क्या है, अलिंदों की संख्या कितनी है, निलयों की संख्या कितनी है, अगर ज्यादा डीपली क्वेश्चन करेगा तो, लेकिन ज्यादा वो नहीं पूछेगा। आपको ये ध्यान रखना चेम्बर कितने हैं, ठीक है। मेढक जो है एक एम्फीबिया वर्ग में आने वाली प्राणी है और इसके टटराहट से मैथुन का कार्य संपन्न होता है। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा गया है कि मेढक में मैथुन का कार्य किस संपन्न होता है, तो टटराहट से संपन्न होता है। मैथुन क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी वो टटराता है तो यानी कहने का मतलब है कि वो निषेचित हो पाता है, वो उसके निषेचन का कार्य हो पाता है। आगे समझे। अब हम सरीसृप की बात करेंगे। सरीसृप अस्तनी वर्ग से पहले मैं सरीसृप को बता देता हूं। ये भी असमतापी है। स्थलीय कशेरुकी जंतु के रूप में, कशेरुकी वर्टिब्रेट जंतु है ये, जिसको हम कशेरुकी जंतु कहते हैं, अर्थात इसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। कशेरुकी जंतु वे हैं जो जिसके रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो इसीलिए रेप्टाइल या सरीसृप कहेंगे। तो ये आपका इसमें आएगा, रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं। जैसे में कहें तो मगरमच्छ भी रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मगरमच्छ में आपको ध्यान रखना है कि 4 चेम्बर होते हैं, अन्य सभी में 3 चेम्बर है, लेकिन एक मगरमच्छ ही है जिसमें 4 चेम्बर होते हैं। छिपकली, सांप, घड़ियाल और कछुआ रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं, अर्थात रेंगने वाले जितने भी है, रेंगने वाले, ठीक है। रेंगने वाले को हम रेप्टाइल कह रहे हैं। जैसे मेढक भी रेंगता है, लेकिन मेढक को हम एम्फीबिया कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन मेढक को छोड़ करके आप इधर गिरगिट हो गया जिसको छिपकली कहते हैं, सांप हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, ये सब रेंगता है। ये सारे आपको किसमें आएंगे, रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात ध्यान रखना है। आगे हम एबीज वर्ग को पढ़ लेते हैं। पहले एबीज वर्ग से पहले थोड़ा सा मैं कुछ बता देना चाहूंगा कि इसका जो युग पूछा गया है एग्जाम में कई बार, मेसोजोइक युग याद रखेंगे। रेप्टाइल वर्ग किस युग से आते हैं, तो मेसोजोइक या मेसोजोइक युग से कौन आते हैं, तो रेप्टाइल आते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। रेप्टाइल युग मतलब कहने का मतलब है डायनासोर यही युग का था, मतलब डायनासोर भी इसी मेसोजोइक युग का ही था, क्योंकि वो भी रेप्टाइल में आता है। डायनासोर अभी विलुप्त हो गए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य तथ्य की। एवरेज वर्ग बताने से पहले कुछ अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं। जैसे हम सांप की बात किए हैं, तो एक सांप है जो घोंसला बनाने वाला है, जिसका नाम किंग कोबरा है। किंग कोबरा को याद रखेंगे। गिलहरी छिपकली जो है एकमात्र है जिसमें डीलोडर्मी होता है। गिलहरी छिपकली में डीलोडर्मी पदार्थ होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाइड्रोफिश को समुद्री सांप कहा गया है, मतलब हाइड्रा जो फिश है, हाइड्रोफिश, उसको हम समुद्री सांप के नाम से जानते हैं। संसार का सबसे अगर जहरीला कोई सांप है तो आपको ध्यान रखना है, संसार का जो सबसे जहरीला सांप है वो हाइड्रोफिश है। यही है सबसे ज्यादा जहरीला, जिसको हम समुद्री सांप के नाम से जानते हैं, मतलब समुद्र में ये रहता है। और बिल बनाने वाला एक छिपकली है जिसको हम
मेबुइया कहते हैं, मेबुइया। तो ये सारे चीजें हैं जो आपको अन्य तथ्य में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पक्षी वर्ग की बात अब हम करेंगे, जिसको हम एबीज वर्ग कहते हैं या पक्षी वर्ग कहिए, दोनों सेम ही होंगे। पक्षी वर्ग की 4 चेंबर होते हैं। अभी हमने बताया 2 चेंबर वाले, 3 चेंबर वाले, 3 चेंबर वाले और ये 4 चेंबर वाले। 4 एबीज जो है ना, पक्षी वर्ग जो है ना, ये 4 चेंबरी है, मतलब 4। और ये समतापी जीव है, समतापी। अभी हम असमतापी की बात किए थे और ये समतापी है। समतापी और असमतापी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये समान ताप बनाए रखने में सक्षम है, चाहे वो ठंडा हो या गर्म, चाहे किसी भी परिस्थिति में इसको उड़ना है। और उड़ने के लिए उसको बराबर टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर उसके शरीर से घटेगा, वो उड़ नहीं पाएगा, याद रखेंगे। इसीलिए शरीर में उसका बराबर टेम्परेचर चाहिए, समान तापी। इसी ये बीज वर्ग जो आते हैं 4 बेसमी है, ध्यान रखेंगे। सांस जो है फेफड़ा से लेता है और इसमें मूत्राशय नहीं है। जिस तरह से मैमल्स में मूत्राशय है, इसमें मूत्राशय नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वाक्य यंत्र भी कुछ पक्षी में होते हैं, कौवा, मोर और चिड़िया, ये सब में वाक्य यंत्र पाए जाते हैं, अर्थात बोलने की जो है जो यंत्र होता है वो इसमें पाया जाता है। एक याद रखेंगे, पक्षी कीवी जो उड़ नहीं सकता है और एमू भी उड़ नहीं सकता है। तो न उड़ने वाले पक्षी कीवी और एमू को याद रखना है। सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, ये सभी को पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी सभी को ये बात मालूम है। और सबसे छोटी की बात करें तो हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड में क्या खासियत है कि हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ता है, अर्थात वो अपने आंखों, जैसे मुंह इधर है और इधर पीछे पूंछ है, तो पूंछ की तरफ उड़ता है, याद रखेंगे। ये सीधा नहीं चलता है, मतलब पूंछ की तरफ वो उड़ता है, मतलब बैक गियर जिसको कह सकते हैं, बैक गियर कह सकते हैं, ठीक है। और ये जुरैसिक युग का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किस युग का है? जुरैसिक। अब ये जुरैसिक युग और मेसोजोइक युग आपको कंफ्यूज कर सकता है, याद रखेंगे। अब उसके देखिए, प्राकृतिक ने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, ठीक है। अब कहीं टकरा गया, क्या हुआ, वो तो एक्सेप्शनल होगा। उसमें कला वही है कि हाँ वो कर पाता है, उसका ध्यान मतलब उस ओर हो सकता है कि वो दर्पण के हिसाब से काम करता हो उसका आंख, तो इस तरह से वो उड़ता होगा, पीछे का चीज दिखता होगा। चलिए ठीक है, विशेष बात नहीं करेंगे। जुरैसिक युग को आपको ये बीज वर्ग के लिए ध्यान रखना है कि ये जुरैसिक युग से आता है। भारत का सबसे लंबा चिड़ियाघर की बात करें तो कोलकाता में है, जिसका नाम अलीपुर अलीपुर है। अलीपुर घर जो है चिड़ियाघर, वो सबसे ज्यादा और सबसे लंबा है। विश्व में अगर कहे तो क्रूगर नेशनल पार्क है, जो न्यूयॉर्क में पड़ता है। सॉरी सॉरी, न्यूयॉर्क कह दिए, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। क्रूगर नेशनल पार्क आपका कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का है क्रूगर नेशनल पार्क। और एक पेंगुइन पक्षी है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है। पेंगुइन बर्फों में रहने वाला पक्षी है, इसलिए अंटार्कटिका में ही वो पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आई होप, हमें लग रहा है कि एबीज वर्ग भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक रह गया है अस्तनी वर्ग, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें त्वचा पर श्वेत ग्रंथि या तैलीय ग्रंथि होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये उच्च तापी या समतापी दोनों होते हैं, उच्च तापी या समतापी। समतापी तो मैमल्स जितने होंगे या वो तो उच्च तापी होंगे या नहीं तो सम। उच्च तापी का मतलब है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। सबसे ज्यादा अगर टेम्परेचर कहा जाए तो बकरी का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है, और उसके बाद मैमल्स का ही टेम्परेचर आता है। जैसे मैमल्स, मनुष्य में भी जो अस्तनी वर्ग है, जो बच्चे जन्म देता है, उसको हम अस्तनी वर्ग कहते हैं। और वो उनका टेम्परेचर जो है ना उच्च होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है, और समान टेम्परेचर बना के भी रखता है। 4 चेम्बरी बेसम है, मतलब उसके हृदय में 4 चेम्बर है, जिसको हम अभी बताए हैं कि 4 चेम्बर। अब ये 4 चेम्बर में एक 2 अलिंद और 2 निलय होंगे, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके 2 बार दांत निकलते हैं, लेकिन मतलब अस्तनी वर्ग में ज्यादातर जीव ऐसे हैं जिनके 2 बार निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके एक ही बार निकलते हैं, जैसे ऊंट और लामा। ऐसे जीव हैं जिनमें दांत मात्र एक ही बार जीवन काल, पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं, मतलब एक बार निकल गया तो निकल गया। अस्तनी वर्ग को हम अ, अंडे देने, बच्चे देने और अध बच्चा देना के हिसाब से हम 3 भागों में बांट देते हैं। अस्तनी वर्ग को अस्तनी वर्ग को हम 3 वर्गों में डिवाइड कर देते हैं। अब ये किस हिसाब से किए हैं? तो एक एक अंडे देने वाले,
अंडे देते हैं, ठीक है, एक अंडे एक आधा बच्चा देता है, ठीक है, आधा बच्चा देने वाला है, और एक है बच्चे जन्म देने वाला, ठीक है, पूर्ण विकसित बच्चे जन्म देने वाला। इस तरह से हम इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया, ठीक है, इसको प्रोटो बोलेंगे, इसको मेटा बोलेंगे, और इसको यूरो बोले यूथेरिया, ठीक है, यू बोलेंगे, मतलब यूथेरिया हो गया, मेटाथेरिया हो गया, प्रोटोथेरिया हो गया। इस तरह से ध्यान रखेंगे कि प्रोटोथेरिया में कौन जीव आएंगे, तो जो अंडे देते हैं, मतलब कुछ जीव ऐसे हैं जो बच्चे को तो दूध पिलाते हैं लेकिन अंडे देते हैं, पहले बच्चा जन्म देने से पहले अंडे देंगे, फिर भी वो बच्चे को दूध पिलाएंगे। तो ऐसे जीव कौन है, प्लेटिपस है और एकिडना है। हाँ, नहीं, जन्म होने के बाद जैसे पहले अंडा देता है, बच्चा जब हो जाता है तो वो दूध पिलाता है, तो इस तरह से उसको हम एकिडना, ये याद रखेंगे। एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि निम्न में कौन अंडे देने वाले अस्तनी हैं, तो अंडे देने वाले अस्तनी एकिडना, एकिडना हो गया, और दूसरा है आपका प्लेटिपस, प्लेटिपस, प्लेटिपस आपको ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ज्यादातर पाया जाता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे, और एकिडना। इस तरह से मेटाथेरिया में हम आपको कह दे रहे हैं कि बच्चा जो जन्म देता है वो अपरिपक्व होता है, मतलब पूरा विकसित नहीं होता है। अभी बच्चा को कुछ दिन और उसको रहना चाहिए गर्भ में, लेकिन उससे पहले ही वो गर्भ से बाहर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटाथेरिया। और मेटाथेरिया में कंगारू आता है, कंगारू का नाम आपने सुना होगा, कंगारू, ठीक है, कंगारुओं का देश कौन है आप जानते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हम कंगारुओं का देश कहते हैं, और वहीं पे आपको ये बच्चे पाए जा, मतलब अभी हम प्लेटिपस भी बोले हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो सॉरी हाँ प्लेटिपस, और ये कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ भी अपरिपक्व बच्चा जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद उसके पास एक मतलब पेट में ही एक बना हुआ होता है जिसमें वो रख लेता है, और कुछ दिन वहां पे वो पालता है, ठीक है। अब इस तरह से कंगारू को समझ में आ गया होगा। यूथेरिया में आपको जो बच्चा जन्म देता है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य यूथेरिया प्राणी है, मनुष्य जो है ना अस्तनी में भी यूथेरिया है, इस बातों को ध्यान रखना है। अस्तनी वर्ग में सबसे ज्यादा रक्त का तापमान बकरी का होता है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अस्तनी वर्ग में सबसे ज्यादा 39 डिग्री सेल्सियस होता है। जनरली जनरली आपको 37 होता है मनुष्य में, लेकिन 37 से ऊपर होता है अस्तनी में, याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो बकरी का है। आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने जितने भी प्राणी विज्ञान का संघ था, मैं सबको बताने का प्रयास कर दिया हूँ, और आशा करते हैं कि आप इसको बार-बार देख करके क्लियर करके रखेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम आपके अच्छे जाएँगे। नहीं अगर देखेंगे तो आने वाला एग्जाम के समय एकाएक आप किसी भी वीडियो को या किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएँगे, और एग्जाम अच्छा से नहीं जा पाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, एग्जाम अच्छा जाए उसके लिए आपको वीडियो बार-बार देखना चाहिए, रिवाइज़ करना चाहिए। रिवाइज़ करेंगे 100% है। अब हम अगले दिन जंतु ऊतक को बताएँगे। देखने के लिए धन्यवाद।